बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल शिकारी मुसन्नफ़ अहमद इकबाल एपिसोड 41। तो तुम यहाँ भी आ गए। मैंने किसी किस्म की घबराहट के बगैर कहा। मुझ छुपाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुमको मैं इतनी मरतबा देख चुका हूँ कि अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो ख़त कहाँ है? उसने स्मार्ट लहजे में कहा। ख़त भी मिल जाएगा, मैंने कहा। पहले कुछ बातें हो जाए। आज ही तो मौका मिला है मुझे और तुम्हें आमने सामने होके अकेले में बात करने का। मैं फजूल बकवास सुनने नहीं आया हूँ, वो गुर्रा के बोला। सेठ दिलावर ने कहा है कि ख़त वापस न किया गया तो 1 महीने की मोहलत नहीं मिलेगी। फैसला आज किसी वक्त हो जाएगा। अच्छा, मैंने सोचते हुए कहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं तुम किस ख़त की बात कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, वो लहजे को खतरनाक बना के बोला। जब तुमने बाबू पोस्टमैन से ख़त लिया था तो हम देख रहे थे। ये तुम जानते हो। वो ख़त मेरे पास नहीं है, मैंने कहा। तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हो। साथ वाले कमरे के दरवाजे में नमूदार होने वाला यकलख्त रुक गया। गैर इरादी तौर पर उसके लबों से मुंदरी वाले का नाम निकलने वाला था। वो हरमज़ादा तो यहाँ नहीं है। मुंदरी वाले ने उसे एक गाली दी। ज़ुबान पर काबू रख। तेरा बाप अंदर आया था तेरे सामने या नहीं? आया तो था उस्ताद, गाली खाने वाले ने दबे दबे लहजे में कहा, मगर अब नहीं है। मैंने अच्छी तरह देख लिया है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मौसम किसी अजनबी की आवाज़ सुनते ही कहीं चुप गया था। वो मुसल्ला तो नहीं था, लेकिन अकल से काम लेना जानता था। उस्ताद पीड्रो। मैंने नामुकम्मल नाम को मुकम्मल किया और मुंदरी वाले को चौंकते देखा। बहुत पहले मैंने इस नाम की एक हिंदुस्तानी फ़िल्म देखी थी जिसमें शेख मुख्तार ने उस्ताद पीड्रो का किरदार अदा किया था और ये नाम खासा मकबूल हुआ था। अब तो तुम्हारा नाम भी मालूम हो गया। वो मुस्कुराया, लेकिन इसका पता सिर्फ आंखों के बदले हुए तसरात से चलता था। तुम इतने चालाक नहीं हो जितना खुद को समझते हो। हाँ, मैंने कहा, मैं इससे कुछ ज़्यादा ही चालाक हूँ। तबीयत में इनकिसारी है, इसलिए बड़ाई नहीं जताता। ये हो सकता है कि तुम्हारा असल नाम कुछ और हो, मसलन मुख्तार या शेख मुख्तार उर्फ उस्ताद पीड्रो। मैंने महसूस किया कि तीर निशाने पर बैठा है। मुंदरी वाला कुछ नर्वस हो रहा था। जाकर देख उसे, वो कहाँ है? वो अपने साथी पर बरस पड़ा, जो अपनी गलती के नताइज पर हैरान और परेशान खड़ा था। वो आदमी है, जिन बूत नहीं कि दीवार में घुस गया। बाहर भी वो जाने से रहा। गेट के अंदर जुमला उसके लबों पर नामुकम्मल रह गया। कोई चीज़ तोप के गोली की तरह उसके सीने पर लगी। उसका सांस रुक गया और वो लड़खड़ा के एक कदम पीछे हटा। यह वक्फा मुझे मुतहर्रिक करने के लिए काफ़ी था। मैंने गौता मारा और एक गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर के शीशे के बहुत बड़े ग्लोब पर लगी, जो ऐन वस्त में छत से मुअल्लक था। उस्ताद पीड्रो यानी मुंदरी वाले के और मेरे दरमियान चंद कदम का फासला कुछ भी नहीं था। मैंने लड़ने वाले बैल की तरह उसके पेट में टक्कर मारी और पलक झपकते में पीड्रो को ऊपर उठा के फेंक दिया। वह दीवार से लग के नीचे गिरा और अभी उठा भी ना था कि दूसरे ने मुझ पर हमला किया। उसने बैठ के सरहाने से शराब की एक बोतल गर्दन से पकड़ के उठाई और पूरे कुव्वत से मेरे सर का निशाना लेकर फेंकी। पीड्रो जैसे भारी भरकम आदमी को फेंकने के लिए मुझे खासी जिस्मानी कुव्वत सर्फ करना पड़ी थी और कुदरती तौर पर मैं खुद भी झटके से पीछे हो गया था। शराब की बोतल रॉकेट की तरह सनसनाती हुई मेरी नाक के करीब से गुजरी और दीवार से टकरा कर पाश पाश हो गई। शराब के छींटे मेरे मुंह पर भी आए और कमरे में ग्लोब के टुकड़ों के साथ ही मैं अरगवानी की बोतल के टुकड़े भी फैल गए। उस शख्स ने बेड साइड से लकड़ी का टेबल लैंप उठा लिया और उसका तार खींचकर तोड़ दिया। टेबल लैंप का निचला हिस्सा लकड़ी से तराशा गया था, लेकिन बिल्कुल चट्टान की तरह नजर आता था। ऊपर का हिस्सा किस्से कहानियों की तरह उस रिवायती मखलूक जैसा था जिसे अंग्रेज़ी में मरमेड कहते हैं और जिसका आधा निचला धड़ मछली का होता है तो ऊपर का आधा जिस्म किसी इंतहाई हसीन औरत का। मुझ पर हमला करने वाले ने टेबल लैंप का बल्ब निकाल के फेंक दिया था, जो मोमबत्ती जैसा था, और वो टेबल लैंप को उल्टा पकड़ के आगे बढ़ रहा था ताकि मुझ पर वार करे। तो चट्टान की तरह नजर आने वाली लकड़ी के निचले हिस्से की ज़रब हथौड़ी की तरफ पड़े। पीड्रो फर्श पर गिरते ही कलाबाजी खा के बेड के नीचे होना चाहता था, मगर मौसम उसी दरवाजे में से नमूदार हुआ जिसमें से पीड्रो का साथी अंदर आया था और इसे एक जस्त बेड पर लगाई। अगर रेशमी चादर पर उसका पैर न फिसलता तो वह दूसरी जस्त में बेड उबूर करके पीड्रो पर जा पड़ता, लेकिन पैर फिसल गया तो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और नहायत बेढप तरीके पर पीड्रो के सामने जा लेटा। पीड्रो ने पेशेवराना महारत के साथ उसके सर पर रिवाल्वर का दस्ता मारा और मैंने मौसम के कराहने की आवाज़ सुनी। पीड्रो का साथी पेंता बदल के आगे आया, लेकिन मैं उससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार था और अगर मुझे उस पर एक भरपूर वार करने का मौका मिल जाता तो उसका काम तमाम हो जाता। लेकिन पीड्रो ने बसेरी के नीचे से गोली चलाई, जिसका निशाना यकीनन मैं था। पीड्रो का साथी मुतारक होने के बाद पर वक्त सामने आ गया और गोली इसके शाने में लगी। उसने कराह कर दोनों हाथ बुलंद किए और टेबल लैंप उसके हाथ से छूट कर खिड़की की तरफ गया। बस
मैंने खिड़की का शीशा बिखरने की आवाज़ के साथ पीड्रो की आवाज़ सुनी। अब तुमने ज़रा भी हरकत की तो सर में सुराख कर दूंगा। मैं जहाँ था वहीं मुंजमद हो गया और पीड्रो मसहरी के नीचे से निकल के मेरे मुकाबल आ गया। उसका ढाटा खुल गया था और मुंदरी वाले टैक्सी ड्राइवर का चेहरा अब मेरे सामने बेनकाब था। उसका साथी शाने के जख्म से बहने वाले खून को रोकने की कोशिश में मसरूफ था और उसने एक टेबल कवर खींच कर जहाँ पर रख के हाथ से दबा रखा था। उसके हलक से दर्द की टेस्ट के साथ खुद ब खुद सिसकी निकल जाती। ज़्यादा नखरे मत कर, पिड्डू ने गुर्रा के कहा। मामूली सा जख्म है, मरेगा नहीं तू। उधर आके किसी चीज़ से इसके हाथ पैर बांध दे। उसने बेहोश पड़े हुए मौसम की तरफ इशारा किया। बाजू की तकलीफ के बावजूद इसके साथी ने पीड्रो के हुक्म की तामील के लिए रेशमी चादरों को लंबी पट्टियों की सूरत में फाड़ा। गोली अगर शाने की हड्डी में लगी होती तो वह साथ को हरकत नहीं दे सकता था, लेकिन जख्म गालबन बैरूनी गोश्त तक महदूद रहा था। रेशमी चादरें बहुत मजबूत थीं, मगर उसने किनारों को ड्रेसिंग टेबल पर से ब्लेड लेकर काटा और कोने को पैर के नीचे दबाकर उस हाथ से खींच लिया जो जख्मी नहीं था। उन पट्टियों से जो रेशम की रस्सी जैसी थीं, उसने मौसम के हाथों को कमर के पीछे करके कई बल दिए, फिर दूसरी पट्टी से पैरों को मिलाकर बांधा और सीधा खड़ा हो गया। मेरे अलावा पीड्रो ने भी इस तमाम कार्रवाई को बगौर देखा, लेकिन एक लम्हे के लिए भी वो मेरी तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। अब तुम अपना मुंह दीवार की तरफ कर लो, पीड्रो ने हुक्म दिया। मुझे कत्ल करने का हुक्म नहीं है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं अपनी जान देकर तुम्हें बचाऊं। देर मत करो। मैंने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। तुम्हें यकीन था कि हम यहाँ आने की हिमाकत ज़रूर करेंगे? हम उस वक्त से तुम्हारे पीछे हैं जब से तुम वो लिफाफा लेकर फरार हुए थे, वो बोला। अब तुम्हारा सेठ दिलावर उस लिफाफे के लिए इतना फिक्रमंद क्यों है? उसमें जो कुछ था वो तो हमें मालूम हो गया। मैंने कहा। अच्छा, पीड्रो ने तमस्खुराना लहजे में कहा। चलो फिर तो तुम्हारे लिए भी वो ख़त अहम नहीं रहा। लाओ वो लिफाफा हमें दे दो। तुम भी इसे लेकर क्या करोगे? मैंने कहा। उसकी एक एक नकल बहुत से लोगों के पास पहुंच चुकी है। वो कौन कौन लोग हैं? पीटरू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हमें भी तो पता चले। तुम मजाक समझ के खुश हो ना? मैंने कहा। लेकिन तुम उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक नकल है हमारे वकील मिस्टर मंजर एडवोकेट के पास। एसएसपी जामन रिजवी को एक नकल शाम तक पहुंच जाएगी। गोली मारो नकलों को। वही अकलख संजीदा हो गया। सारे शहर में बांट दो उसकी नकलें। हमें असल चाहिए। असल? वो तो हमारे पास नहीं है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैंने कहा। मोहसिन से पूछ के देखो। जब ये अंदर दाखिल हुए थे तो मोहसिन के पास ब्रीफकेस था। पीरो ने अपने साथी को मुखातिब किया। तू इधर आके इसे संभाल, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। अगर ये सर घुमा के भी देखे तो गोली चला देना। मैं बेहस हरकत खड़ा रहा। मेरा अंदाज़ा था कि पीटरो से उसका नाइफ ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो इसी वजह से कि वो मुझे बचाते हुए ज़ख्मी हो गया था, दूसरी वजह ये कि वो निस्बतन नाआमूज़ था, ना तजर्बाकार और नौजवान, जिसे अपने जज्बात पर पीटरो की तरह काबू रखने की मशक न थी। वो फ़ौरन भी मुश्तैल होता तो पीटरो के अता करदा खुसूसी इजाज़तनामे से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मुझे शूट कर देता। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की। इंतज़ार का एक एक मिनट 1 घंटे के बराबर हो गया। मैं सोचता रहा कि क्या पीटरू ब्रीफकेस तलाश कर लेगा। मौसम को इतना वक्त ज़रूर मिला था कि अजनबी आवाज़ सुनते ही वो साथ वाले कमरे में रुपोश हो गया था, किसी पर्दे के पीछे, बेड के नीचे वार्डरोब में। और पीटरू के साथी ने पूरी कोठी के हर कमरे में सरसरी निगाह डाल के अपना इत्मीनान कर लिया था। अगर वो तफसील से और इत्मीनान से तलाशी लेता तो मोहसिन कहाँ छुपा रह सकता था। यही उसके नातजुर्बेकार होने की दलील थी। मोहसिन ने बिल्कुल मुनासिब वक्त पर एस्ट्रे फेंकी थी जो पीटरू के सर में लगती तो उस वक्त वो लेटा होता। उसका निशाना खता गया था कि उसने आमदन सर को निशाना नहीं बनाया था कि कहीं सर फटने से वो मर ही ना जाए। उसकी कार्रवाई के खातिर ख्वाह नताज नहीं निकले थे तो ये हमारी बदकिस्मती थी। ब्रीफकेस छिपाने की मोहलत उसे कहाँ मिली होगी, मैंने सोचा, और मेरा ख्याल दुरुस्त था। उसी वक्त पीटरू नमदार हुआ और उसने मौसम का ब्रीफकेस बेड पर उलट दिया। कागजात के उलटने पलटने और उसके बड़बड़ाने की आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि लिफाफा ना मिलने पर वह झंझलाहट का शिकार है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने दीवार को मुखातब करके कहा। लिफाफा हमारे पास नहीं है। पीटरू ने मुझे गाली दी और मेरे पीछे आके सर पर मुक्का रसीद किया। मेरी पेशानी दीवार से टकराई और ज़रा सी देर के लिए मुझे अपना वजूद अंधेरे में डूबता महसूस हुआ। ज़मीन मेरे कदमों के नीचे हिलने लगी तो मैंने हाथ फैला के दीवार का सहारा लेना चाहा। उसी वक्त पीटरू ने मेरे सर पर रिवाल्वर का दस्ता मारा। मैं कटे हुए दरख्त की तने की तरह फर्श पर गिरा। उस दर्द ने पल भर में मुझे होश से बेगाना कर दिया कि मेरा तजस्सुस था जिसने मेरे साथ मोहसिन को भी गिरफ्तार बला किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मूसलाधार बारिश हो रही है और पानी मुझे और मेरे कपड़ों को तर करते हुए जिस्म पर बह रहा है। रफ्ता रफ्ता हवास बहाल होने लगे। ये कोई ख्वाब नहीं था और ये बारिश नहीं थी, बाथरूम की शावर का पानी था जो मुझ पर गिर रहा था। मैंने आगे खोल के सर को झटका और उठ बैठा। मोहसिन ने मुझे सहारा देने की कोशिश की और शावर को बंद कर दिया। क्या हाल है बरादरी निस्बती? मोहसिन बोला। हाल ठीक है, मैंने सर के नाकाबिले बर्दाश्त दर्द को दबाते हुए कहा। मगर सलार आज़म? मैंने इधर उधर देखा। सवालात की ज़रूरत नहीं, मोहसिन बोला। जवाबात हाजिर हैं। हम इसी कोठी के बाथरूम में तशरीफ़ फरमा है। साथ पीटरू और उसके दोनों रफ़ीक जाते वक्त हमें यहाँ बंद कर गए थे। पहले मैं बेहोश हुआ था, इसलिए होश में भी पहले आया, तुम आधे घंटे बाद। उसके साथ 2 आदमी थे, मैंने कहा। तीसरा कौन था?
वो बाहर मौजूद रहा था, मोहसिन बोला। जब उन्होंने मुझे घसीट कर अंदर डाला तो मुझे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। मैंने बाहर से उसकी आवाज़ सुनी थी। गालिबन वो जीप चला के लाया होगा। बाहर से जीप स्टार्ट होने की आवाज़ भी आई थी। तेरे तो हाथ पैर बंधे हुए थे, मैंने कहा, और उस सूअर के बच्चे ने बांधा भी बहुत सख्त था। मैंने एक पुराना तरीका इस्तेमाल किया, मोहसिन ने कहा। दहलीज के गिर सीमेंट के किनारे खासे तेज़ हैं। मैं दरवाजे से पुश लगा के हाथों को ऊपर नीचे रगड़ता रहा। थोड़ी सी खाल भी छिल गई, मगर कपड़ा था, जल्द कट गया। एक बार ढीला पड़ा तो हाथ खुद ही आज़ाद हो गए। और अब क्या पोजीशन है? मैंने कहा। हमारी रिहाई के क्या इम्कानात हैं? इम्कानात बहुत रोशन हैं, मोहसिन ने कहा। एक सूरत तो ये है कि हम रोशनदान में मुंह डाल के अल मदद चिल्लाना शुरू कर दें। हमारी आवाज़ किसी न किसी के कानों तक ज़रूर पहुंच जाएगी और फिलहाल तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। ये अलग बात है कि इसके बाद हमें हवालात जाना पड़े और वजाहत करना पड़े कि हम इस बाथरूम में कैसे बंद हुए। दूसरा तरीका यह है कि हम कोई दीवार तोड़ के निकल जाएं या दरवाज़ा उखाड़ दें, लेकिन हम दोनों में से कोई टार्जन नहीं और किसी के पास कोई माफ़कुल फितरत कुव्वत नहीं। दरवाजे को बाहर से टक्कर मारने से अंदर की चटखनी निकल जाती है, ये कब्जे खुल जाते हैं, मगर अंदर से टक्कर मार के तो पूरी चौखट गिराना पड़ती है, जो नामुमकिन है। रोशनदान में ये सलाख न होती तो हम इसमें से गुजर सकते थे। मैंने ऊपर निगाह डाली। क्या सलाख को मोड़ कर निकाला नहीं जा सकता? मोहसिन ने मायूसी से इनकार में सर हिलाया। ये मसला अकल से हल होगा, ताकत से नहीं। उसने बाथरूम कैबिनेट को खोला। इसमें कुछ दवाएं हैं। मैंने सर के ज़ख्म पर टिंचर आयोडीन लगा ली है। मामूली ज़ख्म है। तेरे सर पर सिर्फ घूमड़ बना है। उसने एक पैकेट में से एस्पिरिन की 3 गोलियां निकाली और हथेली पर रखकर मुझे पेश की। ये लीजिए और मग से पानी नोश फरमाइए। मैं खा चुका हूँ, यकीन कीजिए। इस वक्त ये जादू की गोलियां बड़ी मौसर साबित हुई हैं। एस्पिरिन निकलने के बाद मैंने और मोहसिन ने दीवार से टेक लगा के पैर फर्श पर फैला दिए और एक दूसरे को सिगरेट पेश की। दोपहर के बाद अब दोपहर भी ढलने लगी थी। खाली पेट में सिगरेट का तल्ख धुआं तीर की तरह लगा। मुझे भी ये फिक्र नहीं थी कि हम इस कैद खाने से कैसे निकलेंगे। ज़्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि घर के मकीन लौट आए तो कमरे की हालत देखते ही समझ जाएंगे कि उनकी अदम मौजूदगी में वहाँ ऐशो इशरत और जंग जदल के कैसे कैसे मनाजर की शूटिंग हुई है, और उसके बाद हमें पुलिस निकालेगी तो फिर बंद करने के लिए। मैंने बाथरूम के इसबाब का जायज़ा लिया। रोशनदान वाली दीवार के मुकाबले दूसरी दीवार के साथ बाथ टब था, जिस पर गर्म और ठंडे पानी की टूटनियाँ नस्ब थीं। ज़रा हट के एक और नल था और शावल। उसके सामने वाश बेसन और वाश बेसन के ऊपर प्लास्टिक के स्लाइडिंग डोर वाला बाथ कैबिनेट। बाथ कैबिनेट में भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी चीज़ों के सिवा कुछ न था। कोई हथौड़ी, कुल्हाड़ी या सरिये जैसी चीज़ सिरे से मफकूद थी। प्लेट या रेजर से न दरवाज़ा काटा जा सकता था और न दीवार में शिकाफ किया जा सकता था। फिर कैबिनेट के ऊपर हाथ डाल के टटोलने से मुझे उंगलियों पर लोहे के सर्द लम्ब्स का एहसास हुआ। दूसरे ही लम्हे मैंने वह चीज़ उतारी और कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा। मेरे हाथ में #3-2 का रिवाल्वर आ गया था। मोहसिन, मैंने कहा, ये तो असली रिवाल्वर है। मैंने कहा और रिवाल्वर उसकी तरफ बढ़ा दिया। और भरा हुआ है? हाँ यार। मोहसिन ने रिवाल्वर को उलट पलट कर देखा। किसी ने खासी महफूज जगह समझ के छुपाया था। सवाल यह है कि किसने? मैंने कहा, खुद साहिब खाना ने या इस घर के किसी फर्द ने, किसी मुलाजिम ने या आने जाने वाले ने? इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिवाल्वर किसका है, वो बोला। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जायज़ मलकियत है या नाजायज़। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बगैर लाइसेंस का होगा और इसीलिए बाथरूम में छुपाया गया होगा। लाइसेंस हो तो लोग रिवाल्वर साथ रखते हैं या दराज में मकफल करके, और इसका मतलब ये भी है कि हम इसे ले जा सकते हैं। इससे मालिक को माली नुकसान के सिवा कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा, बल्कि हो सकता है कि साहिब खाना को इल्म ही ना हो कि इसके घर में नाजायज़ असलहा पोशीदा है। मोहसिन बोला, हम से परेशानी से बचा सकते हैं। मैंने कहा, और अगर ये उसी का हुआ तो उसके लिए ना मसला पैदा होगा ना परेशानी होगी। मोहसिन बोला, वो दूसरा हासिल कर लेगा। हमने हंस के हाथ मिलाया। उस वक्त जब हम मामूली खंजर की जस्तजू कर रहे थे, एक रिवाल्वर का मिल जाना ऐसा ही था कि हम आग लेने को जाएं और पैगंबर ही मिल जाए। दस्ते गैब ने हमें बिन मांगे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए मुसल्लह कर दिया था। हौसले के साथ ताकत भी दे दी थी और गैर मुतवक्का ख़तरात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ का एक वसीला फराहम कर दिया था। लेकिन मेरे और मौसम के जहन में यह एहसास भी था कि रिवाल्वर अपने कब्जे में करके हम अखलाकी और कानूनी तौर पर खुद भी मुजरिम बन रहे हैं। हम किसी और के घर में थे जहाँ हम इस नीयत से हरगिज़ नहीं आए थे कि साहिब खाना की अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ उठा ले जाएँ। कतई नज़र इसके कि रिवाल्वर किसी ने जायज़ तौर पर और जायज़ मकसद के लिए हासिल किया या नहीं, हम खुद भी उसको नाजायज़ तरीके पर हासिल करने की सोच रहे थे। शराफत का तकाजा तो यही था कि हमने उसे जहाँ से उठाया है फिर वहीं रख दें और भूल जाएं। दूसरी तरफ हमारे हालात थे जो संगीन तर होते जा रहे थे और हमारे मुकाबले ख़तरनाक मुजरिम थे जिनका मुकाबला खाली हाथ और शराफत से नहीं किया जा सकता था। जामन रिजवी की सिफारिश के बावजूद मैं रिवाल्वर का लाइसेंस मिलने के बारे में बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं था। ऐसे ही रिवाल्वर मिलना गैबी इमदाद के सिवा क्या समझा जा सकता था? इत्तफ़ाक़ात का ये तवील सिलसिला किस का इंतज़ाम था जिसने हमें दोबारा इसी कोठी में आने पर मजबूर किया, दुश्मनों को हमारे ताक़ब में पहुँचाया। वो जाते हुए हमें इसी जगह बंधा हुआ नहीं छोड़ के गए जहाँ से हम होश में आते ही उठकर बाहर जा सकते थे, और उन्होंने हमें कैद भी किया तो इसी बाथरूम में।